वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की अलग अलग फोर्सेस के बारे में। जब भी किसी देश की सिक्योरिटी की बात होती है तो दो लेवल पे बात होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी बाहर के किसी दूसरे देश या ऑर्गेनाइजेशन से सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी यानी देश की सीमाओं के अंदर मौजूद खतरे से सुरक्षा, देश में लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन रखना। इन दोनों टाइप की सिक्योरिटी के लिए दो टाइप की फोर्सेज होती हैं, आर्म्ड फोर्सेज और इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। आर्म्ड फोर्सेज वो होती हैं जिनकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है और वो हाईली फिजिकल ट्रेंड होते हैं और जनरली हथियारबंद होते हैं। इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन फोर्सेज की जनरली कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं होती। उनका काम बेसिकली डिफरेंट डेटा को कलेक्ट और डिकोड करके इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इंडिया में बेसिकली दो टाइप की आर्म्ड फोर्सेज हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, जिसे CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी कहते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इंडिया के डिफेंस फोर्सेज को कहते हैं, इसलिए इन्हें डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इनका प्राइमरी काम होता है देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बनाए रखना और इंडिया की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। इंडियन आर्म फोर्सेज में आती हैं इंडिया की 3 मिलिट्री सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। आर्मी का काम होता है देश के जितने भी एक्टिव लैंड बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और वहां टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को होने से रोकना और इंडिया की लैंड एंड बाउंड्री को गार्ड करना। किसी कंट्री के साथ अगर कोई वॉर सिचुएशन आती है तो जमीनी लेवल पर आर्मी फाइट करती है। नेक्स्ट, नेवी का काम होता है देश तक आने वाले जितने भी वाटरवेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। किसी भी शिप को, चाहे फिर वो कार्गो हो या पैसेंजर, उसको इंडिया की तरफ बढ़ने से पहले इंडियन नेवी से परमिशन लेनी पड़ती है। इंडियन नेवी इंडिया को पानी के रास्ते से होने वाले किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने द गाजी अटैक मूवी में देखा था कि कैसे इंडियन नेवी वाइजैक पे होने वाले अटैक को रोकती है। नेक्स्ट, एयरफोर्स का काम होता है इंडिया पे होने वाले किसी भी एयर अटैक से इंडिया को प्रोटेक्ट करना। इंडिया में जितनी भी फ्लाइट्स एंटर करती हैं उन सभी की जानकारी और ट्रैक रिकॉर्ड्स इंडियन एयरफोर्स के पास होते हैं, इसलिए कभी भी जब कोई अनऑथराइज्ड प्लेन इंडिया की बाउंड्री में एंटर करता है तो एयरफोर्स उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। तो ये थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो इंडिया की सबसे मेन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। इसके बाद बात करते हैं CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के बारे में। CAPF का काम होता है प्राइमरी देश की इंटरनल सिक्योरिटीज इश्यूज को देखना। इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की होती है, इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। CAPF के अंडर काफी सारी फोर्सेज आती हैं, जैसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनमें BSF, SSB, ITBP बॉर्डर फोर्सेज हैं, जिसमें BSF इंडिया बांग्लादेश और इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती है, SSB इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे रहती है और ITBP इंडो चाइना बॉर्डर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश रीजन पे रहती है। इनका काम होता है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना और किसी भी चीज की ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग वगैरह होने से रोकना। काफी सारे लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि बॉर्डर की सुरक्षा तो इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी होती है, तो यहां तो इंडियन आर्मी को होना चाहिए। एक्चुअली इंडियन आर्मी भी कई जगह बॉर्डर पे तैनात रहती है, लेकिन सिर्फ एक्टिव बॉर्डर्स पर, जैसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडियन पाकिस्तान के बीच में है और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया चाइना के बीच में है। एक्टिव बॉर्डर्स यानी जहां पे एक्सटर्नल एलिमेंट से खतरा सबसे ज्यादा होता है। दूसरे बॉर्डर्स पर भी अगर खतरे के साइंस दिखाई देते हैं तो हेल्प के लिए इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। इनके अलावा CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है देश की PSUs और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी देना, जैसे माइंस, ऑयल रिफाइनरीज, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स एटसेट्रा। इसके अलावा इंडिया की सभी कमर्शियल एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इन्हीं को मिली हुई है। इसके अलावा CISF के जवान आपको दिल्ली मेट्रो पे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। CISF में एक SSG स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो कुछ स्पेशल लोगों को सिक्योरिटी देते हैं जिन्हें होम मिनिस्ट्री कहती है। नेक्स्ट, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काम होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना यानी इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पुलिस को किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरी फोर्स की हेल्प चाहिए होती है तो सबसे पहले CRPF ही आती है, इसलिए इन्हें रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है। CRPF में 2 स्पेशल फोर्सेज होती हैं, RAF रैपिड एक्शन फोर्स और कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन।
आरएएफ का काम होता है कि कहीं भी कम्युनल राइट्स वगैरह जैसी सिचुएशन अगर हो जाए तो उसे कंट्रोल करना। और कोबरा कमांडोज का काम होता है मेओइस्ट और जंगल इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट फाइट करना जो स्टेट के लिए खतरा हो सकते हैं। इनके मोस्टली ऑपरेशन जंगलों में ही होते हैं, इसीलिए कोबरा कमांडोज को जंगल वॉरियर्स भी कहा जाता है। तो ये थी डिफरेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की। काफी सारे लोगों को इसको लेके बहुत डाउट्स रहते हैं कि किन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेज कहते हैं किन्हें नहीं। तो एक्चुअल में अगर बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स जैसी टर्म कहीं भी ऑफिशियली यूज नहीं की जाती है। ये टर्म कुछ फोर्सेज के लिए इनफॉर्मल वे में यूज की जाती है। कुछ लोग सीएपीएफ के अंडर आने वाली फोर्सेज को ही पैरामिलिट्री फोर्सेज कह देते हैं, लेकिन उन 5 फोर्सेज के लिए सीएपीएफ टर्म ऑफिशियली यूज की जाती है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप एसएससी द्वारा जो सीएपीएफ सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है उसमें भी चेक कर सकते हैं। वहां क्लियरली सीएपीएफ के अंडर ये 5 सर्विसेज मेंशन है। हालांकि इनफॉर्मली बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स टर्म जिन फोर्सेज के लिए यूज की जाती हैं वो हैं असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। इनमें से असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर इंडियन नेवी के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। असम राइफल्स का काम होता है इंडो म्यांमार बॉर्डर की सिक्योरिटी करना। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स उत्तराखंड बेस्ड फोर्स है जो सीनो इंडियन वॉर 1962 में स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाई गई थी। पहले ये आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर थी, लेकिन फिलहाल ये रॉ के सुपरविजन में काम करती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है इंडिया के कोस्टल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करना। ये भी रिस्पेक्टिव स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके इंडियन नेवी के गाइडलाइंस के अंडर काम करते हैं। इन सभी फोर्सेज के अलावा कुछ स्पेशल फोर्सेज भी हैं जिन्हें स्पेशल पर्पसेज के लिए बनाया गया है, जैसे एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे 1968 में टेररिस्ट एक्टिविटीज से फाइट करने और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया था। इस फोर्स में कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। सभी के सभी कमांडोज डिफरेंट सर्विसेज जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, स्टेट पुलिस एटसेट्रा से डेप्यूटेशन पे आते हैं। 2008 में होटल ताज में हमने देखा था कि किस तरह से एनएसजी कमांडोज ने टेररिस्ट अटैक को काउंटर किया था। तो ये थी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्सेज। प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे। विश्वास किसमें है
ये बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। जय हिंद। अग्निपथ स्कीम बैलेंस करती है तीन चीज़ों को। एक, यूथफुल प्रोफाइल आर्म्ड फोर्सेस का। दूसरा, टेक्निकल सैवी लोग और अडेप्टेबल लोग भारतीय सेना में आएंगे। तीसरा, इंडिविजुअल को फ्यूचर रेडी करती है। कोई भी डेमोक्रेसी जहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म आता है, वहाँ अलग अलग किस्म के ख्याल आते हैं, उस अलग अलग किस्म के मुद्दे उठते हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि संडे को कॉन्फ्रेंस के बाद आज ये मीटिंग क्यों? आप लोगों की वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हमने जो ये चल रही थी नेगेटिविज्म, आप एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन को आपने दूर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। ये देश की रक्षा का सवाल है, हमारे लिए सर्वप्रिय है। खबर मिली है कि आज के नौजवान अलग अलग जगह के अंदर देखे गए हैं कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी है। दिस इज ऑल हैपेंड सिर्फ आपकी वजह से। अगेन थैंक यू फॉर इट। जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये र्यूमर मॉन्गरिंग चल रही थी, किसी ने ये निकाला गया कि ये जो मुद्दा है, जो पुराने वाले टाइम के ऊपर जो लोग भर्ती हुए हैं उनको भी अग्निपथ में डाला जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसको मिस इन्फॉर्मेशन को बेनकाब करा। आज ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर फेक इन्फॉर्मेशन मानी गई है। ये जैसा कि मैंने बोला, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, र्यूमर की स्पेस और विनाश की स्पेस नहीं है। आज इस सिलसिले में आपसे बातचीत करेंगे। हम लोग एक प्रोफेशन में हैं जो सोल्जरिंग की प्रोफेशन है। ये बिगेस्ट एसेट है इस देश का, और जो भी हम सोल्यूशन बनाएंगे वो देश की रक्षा के लिए होगा। और जो भी सोल्यूशन बनेगी उसमें तीन चीज़ें होंगी। एक तो वो देश की रक्षा सेंट्रिक होगी, दूसरा यूथ सेंट्रिक होगी, और तीसरा सोल्जर सेंट्रिक होगी। उसके अंदर जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, देश सेंट्रिक एंड सोल्जर सेंट्रिक सोल्यूशंस। बहुत कमिटीज़ बनाई गई थी इसके ऊपर। ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम जो थी, ये कई दिनों से ज़रूरत थी हमारी। इससे पहले क्या क्या कमिटीज़ हुई? अरुण सिंह कमेटी हुई 1989 में, कारगिल रिव्यू कमेटी हुई 2000 में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बिठाए गए जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बोला 2001 में, 6 पे कमीशन ने 2006 में, एंड एज लेट एज 2016 शिकाटकर कमेटी में। जो हमारा मेल इन सब कमिटीज़ का रहा है आप सब के साथ। और इसको आपने, ये जो आर्टिकल है ये 1989 का आर्टिकल है, जिसमें बिल्कुल क्लियरली दर्शाया गया है कि हमारे को एक तो जवानों की एज कम करने की ज़रूरत है, और जो लोग उसको कमांड कर रहे हैं उसको भी एज कम करने की ज़रूरत है। इन सब कमिटीज़ के अंदर कई सारी चीज़ें थी। वो क्या क्या थी? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी हायर डिफेंस रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिसके अंदर आईडीएस क्रिएट करा गया। उसके बाद इंटीग्रेशन जॉइंटनेस की ज़रूरत थी, एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़रूरत थी। फिर टीथ टू टेल रेशियो, जो कि आगे लड़ने वाले जवान हैं और जो पीछे उनको सपोर्ट करने वाले जवान हैं, उनकी रेशियो ठीक करनी चाहिए। फिर मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी। ये सब कमिटीज़ ने ये सब पॉइंट्स बनाए, और ये सब हो रहा है। कई चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि जो
2 साल पहले CDS का क्रिएशन हुआ, बट जो यंग प्रोफाइल जो सबसे नीचे मैंने लिखी है लाल के अंदर, कमांडिंग ऑफिसर की यंग प्रोफाइल करने की जरूरत थी हमें और सोल्जर की। कमांडिंग ऑफिसर की यंग प्रोफाइल हमने कर दी। कैसे करी? मल्टीपल एंट्रीज के द्वारा, चाहे उसे शॉर्ट सर्विस बोलिए, लेडीज वुमेन एंट्री स्कीम बोलिए, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने यंग कमांडिंग ऑफिसर की उम्र, जब मैं भर्ती हुआ था और आज 5 साल का फर्क हो गया है। जो काम हमारा रह गया था वो था कि यूथफुल प्रोफाइल हमारे जवान के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो इससे पहले वाला आर्टिकल था बड़ा क्लियरली लिखता है कि 30 साल है आज हमारे जवान की उम्र 1989 में, आज वो 2 साल और बूढ़ा हो गया है, 32 ईयर्स। हम चाहते थे कि ये हमारी जो एज है ये 26 साल हो जाए। बिफोर कोई भी काम करने से पहले तो हम अपने इंटरनल मंथन करते हैं, बट फिर बाहर के देशों को भी स्टडी करा जाता है। बट बाहर के देश स्टडी करने से पहले ये देखा गया कि सारी इंफॉर्मेशन अपफ्रंट नहीं मिलती है, कुछ नेट पे है, कुछ छुपाई जाती है। यही है तरीका दस्तूर फौजियों का। जो आपके सामने दर्शाए गए हैं 3 देश, USA, UK, फ्रांस। मैं आपको चाहूँगा पहली चीज़ देखिए कि इनकी आयु क्या है इनटेक की, उसके बाद इंगेजमेंट पीरियड क्या है। इंगेजमेंट आप देखेंगे 3 किस्म के। USA का देखते हैं, वो कहता है 8 साल का इंगेजमेंट है, 4 साल एक्टिव, 4 साल रिजर्व। फिर उसका ट्रेनिंग पीरियड क्या है, ट्रेनिंग के ऊपर, आयु के ऊपर, एंगेजमेंट पीरियड के ऊपर, इन सब के ऊपर मुद्दे उठे हैं। तो आप ये 3 देशों का देखिए। सिर्फ मैं आपको ये चाहूँगा देखना कि इंगेजमेंट भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। अगर आप एक साइड में देखें फ्रांस को, उसके अंदर इंगेजमेंट पीरियड मल्टीपल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये क्यों कर रहे हैं? ये उस देश की ज़रूरत है। अंत में उनको क्या चाहिए? देश की सुरक्षा और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं। 3 और देश देखते हैं, रशिया, चाइना, इजराइल। इनके अंदर भी मल्टीपल एंट्रीज हो रही हैं। क्या मल्टीपल एंट्रीज है? कंस्क्रिप्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा मैंडेटरी सर्विस है इजराइल के अंदर। इंगेजमेंट पीरियड जैसे कि रशिया में देखिए 1 साल, 3 साल। परमानेंट के अंदर कंस्क्रिप्ट और परमानेंट के बीच में जो रेशियो है वो 2/3 परमानेंट है और 1/3 कॉन्स्क्रिप्ट है। ट्रेनिंग की जो अवधि है वो अलग अलग श्रेणियों में दी हुई है। जो वुमेन के लिए, इजराइल के लिए जैसे लिखा हुआ है 3 साल कंपल्सरी है और वुमेन अलग किस्म की है। ये जो आपके सामने दर्शाया गया है, इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नंबर 1, किसी के पास भारत जैसा डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ मैं 10 सेकंड बताना चाहूँगा। हमारे जो यूथ हैं वो 50% 25 साल से नीचे होंगे। ये कोई भी देश कितना भी विकसित हो, उसके पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। फौज को चाहिए कि हमारे पास जो हमारे युवक हैं, हमारे सैनिक हैं, वो इस डिविडेंड का फ़ायदा उठाएं। वी हैव टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा, हम बाहर से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इंडियन प्रॉब्लम्स, इंडियन सॉल्यूशंस, तो इस चीज़ को ध्यान रखा गया। उसके अलावा हम इसके अंदर जो हमने सेलिएंट फीचर्स देखे हैं कैसे मिले, हम लोग हर एक साल तकरीबन 80 से 100 एक्सरसाइज करते हैं बायलैटरल तमाम देशों के साथ। उनके साथ हमने देखा उसकी आयु क्या है, उसकी एंट्री क्या है। तो हमें उनसे बातचीत करने से, एक्सरसाइज करने से, चाहे 10 दिन की हो, चाहे 1 महीने की हो, ये हमें ज्ञान मिला उनसे कि उनके पास इस टाइप के प्रावधान हैं। एज जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कंट्रीज जो आपको दिखाई हैं 26 से 27 साल। इंगेजमेंट पीरियड भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, बट जो सबसे ज़्यादा पीरियड फॉलो करा जाता है 2 से 4 साल। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपके सामने लिखा हुआ है। कमिंग टू अग्निपथ करने से पहले मंथन। देखिए, कोई भी इतना बड़ा रिफॉर्म होगा, ये हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर अलग अलग किस्म की बैठकें नहीं बैठें। हमारे जो तीनों चीफ्स थे इससे पहले एंड जनरल बिपिन रावत, ये काम 2 साल से तो बहुत ज़ोर शोर से शुरू हुआ। उससे पहले ये सिर्फ कागज़ों पे स्टडी करा जा रहा था अलग अलग कमिटीज़ के ऊपर। एंड इस सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ कोर्स लीड कर रही थी, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, चाहे लीगल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मिनिस्ट्री जो इंडस्ट्री के साथ डील कर रही हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हो, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, यूथ अफेयर्स, ये सब मिनिस्ट्रीज के साथ मंथन करा गया। सिर्फ हमने उनको स्कीम की डिटेल्स धीरे धीरे बताई। जो आपके सामने जो अब अनफर्ल हो रहा है, ये एक प्लान्ड इवेंट है।
प्लान्ड इवेंट इस तरीके से कि मिनिस्ट्रीज को बताया गया था 14 तारीख को कि ऐसे ऐसे आपके सामने युवक आएंगे, बट उन्होंने अपना जो प्रावधान था वो सब करा हुआ है। जो उन्होंने इंटेंट बताया, अब आप एक्शन में उसको होता देख रहे हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये इंटेंशन कागज़ के ऊपर उतर जाएगा कि उनको सीनियरिटी दी जाएगी, उनको 10% जॉब यहाँ पे होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके अलावा सर्विसेज, ये आपके सामने सारी सर्विसेज ने अपना इंटरनल मंथन करा। एंड ये सिर्फ मंथन ऐसे नहीं है, डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो इसके बारे में कई सालों से लिख रहे हैं। उन सब की हमने जो लिखाई पढ़ाई है उनको स्टडी करा और उसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसको इम्प्लीमेंट करी। अब आया टाइम ऑफ लॉन्च। हमारा बस चलता तो ये 1990 में ही कर लेते, बट जो बाकी आपको चीज़ें बताई उसको करते करते समय आगे निकलता गया एंड मौका एंड पूरी चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी। बट ये पिछले 2 साल में हमें एक मौका मिला जिसमें जो रिक्रूटमेंट की प्रतिक्रिया है हमने रोकी। आप सबको वजह मालूम है। सो लीस्ट पेन, पूरे देश को लीस्ट पेन, यूथ को, हमारे को, सबको लीस्ट पेन हो, इसलिए इसका प्रावधान इस टाइम पे करा गया है। देखिए, इसके ऊपर भी मुद्दा उठ रहा है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एंड रेजिमेंटेशन के ऊपर। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जो अभी 5 साल पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या 2 साल पहले था और 5 दिन बाद होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। तीनों सर्विसेज के जो प्रोसेस थे वो वैसे के ही वैसे रखे गए हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास के ऊपर लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले भी हम ऑल इंडिया ऑल क्लास थे, अब भी ऑल इंडिया ऑल क्लास रहेंगे। इसमें कोई किसी को, ये खासकर इसकी ज़रूरत है हमारे जो वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहाँ बिठाया है, उनके लिए है। कईयों के दिमाग में आशंका रही है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेजिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा। नाउ कमिंग टू प्लेज, आपने देखा कि पिछले कई दिनों में प्रोटेस्ट, आर्सन, वायलेंस, उसके लिए कोई जगह नहीं है। अंडरटेकिंग नॉट प्लेज कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। पुलिस वेरिफिकेशन हमेशा होती थी, सिर्फ बिकॉज 3-4 दिनों में ये आर्सन और वायलेंस देखा गया, इसलिए इसकी प्लेज और अंडरटेकिंग हम लेंगे। जो सर्विसेज ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कोई बदली नहीं हुई है। इसके बारे में विस्तार से रिस्पेक्टिव सर्विसेज के लोग बताएंगे। सिलेक्शन सिस्टम, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। मैं दोहराना चाहूँगा कि आज भर्ती होने के लिए हर एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सिलेक्ट होता है, तो 49 से 59 लोग वापस जा रहे हैं। तो हमको ज़रूरत क्या है? हमको ज़रूरत है देश के लिए बेस्ट लेने की। ये वी कैनॉट टेक द सेकंड बेस्ट। हमारा जो काम है वो सेकंड रनर्स अप सिल्वर मेडल से नहीं चल सकता। ट्रांसपेरेंट होगा ये प्रोसेस, फेयर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सेंट्रली मेंटेन्ड होगा। कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि आप कमांडिंग ऑफिसर्स को इसका जिम्मा दे रहे हैं। देखिए, आज भी कमांडिंग ऑफिसर जो ज़मीन के ऊपर है, आगे तैनात है, वो आज भी अपने हर एक यंग जो जवान है उसके ऊपर लिखता है, बैठ के लिखता है कि ये कैसा बनेगा, आगे क्या होगा, इसको मुझे मिसाइल ट्रेनिंग देनी है या इसको रडार ट्रेनिंग देनी है। वो ये सब काम कर रहा है, ये उसका काम है। बट इन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव सिस्टम बनाएगा, इसको सेंट्रली मेंटेन करा जाएगा, सो दैट हम सीओ को इस सिलेक्शन के अंदर उसकी इनपुट लेंगे जो ऑब्जेक्टिव होगी। बट कौन सिलेक्ट होगा ये एक बोर्ड डिसाइड करेगा। देखिए, अग्निपथ इंप्लीमेंटेशन के लिए फोर्सेस को एम्पावर करा गया है। इसमें प्रावधान रखे गए हैं सेफगार्ड्स के लिए, जब भी जरूरत पड़ी। और प्रावधान के लिए हमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसमें जो छोटा मोटा बदलाव है कर सकते हैं। फोर्सेस के अंदर आपको फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी ओनरशिप इस स्कीम के लिए 100% है एंड ये स्कीम एक बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है, बिकॉज इसको कई देर से सोचा गया है। एक आदमी ने नहीं सोचा, एक औरत ने नहीं सोचा, बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया, जैसे कि मैंने आपको मंथन में बताया। इन द एंड हमको बेस्ट चाहिए। एंड क्यों बेस्ट चाहिए? बिकॉज देश की रक्षा का सवाल है। हम चाहते हैं कि अग्निवीर सर्व करे, उसको सिस्टम सपोर्ट करे। अगर कल को आज से 4 या 5 साल बाद
अग्निवीर अगर कहीं बाहर लड़े में मिलेगा, उसे परमवीर चक्र मिलेगा और आप उसके गवाह होंगे। उसमें कोई किस्म की अलग नहीं है। वो बिल्कुल हमारे साथ अगर लड़ेगा तो उसको वही चीज़ें मिलेंगी जो हमें आज मिल रही हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो और कोई किस्म की चीज़ हो। सो गैलेंट्री अवार्ड्स, देश की भक्ति का चांस हम दे रहे हैं सब युवकों को। सो ये देशभक्ति का चांस मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये युवक अपने हाथ से ना जाने दे। अग्निपथ एक टैलेंट अट्रैक्ट करने की हमने स्कीम बनाई है सो दैट वी गेट द बेस्ट। एंड इसके साथ मैं चाहूँगा कि एक लाइन आप याद रखिएगा कि देशभक्ति या फौज में काम करना एक जुनून है, एक जज्बा है, ये एक नौकरी के लिए प्रावधान नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल, सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं डिगा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। भाई और बहनों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहां देश का गौरव इसरो है, डीआरडीओ का एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है। इनमें देश का युवा मेहनत कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी कॉम्पीट करेगी, देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कॉम्पीट करेगी, तभी हम दुनिया के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। मेरा साफ मानना है, उपक्रम चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, दोनों देश के एसेट हैं। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर मिलना चाहिए। यही सबका प्रयास है। सबका प्रयास का यही मंत्र
आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ऊर्जा है। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित हो मन समर्पित। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार, गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ। मौका देश के लिए कुछ कर दिखाने का, मौका सशस्त्र बलों के हिस्सा बनने का। प्रशिक्षण जो तराशेगा आपको, रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी। आकर्षक वेतन, अग्निवीर बने। सैन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर, एक आदर्श और कुशल नागरिक बनने का। सदा समाज की सेवा में, देश सेवा में।